हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन कंपोजिट स्टेट। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है कंपोजिट स्टेट में। ठीक है, कंपोजिट स्टेट क्या रहती है आपके पास, जिसमें आपके पास फंडामेंटल नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन कंपोजिट स्टेट। तो क्या पूछा गया यहाँ पे, मतलब एक तरह से यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म पूछी है, मतलब एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल, या तो एलिमेंट्री बोल दो उसको या फिर फंडामेंटल बोल सकते हैं। तो ऐसा आपसे पूछा गया है। जैसे अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास वन ऑफ द ऑप्शन प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन हमारे पास किसका बना होता है, 3 क्वार्क का मिलके बनता है ये। ठीक है, 3 क्वार्क से मिलके हमारे पास क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यूयूडी। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास ना 3 क्वार्क हैं। क्वार्क हमारे पास क्या, एक तरह से ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये एलिमेंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या पूछा, डज नॉट एग्जिस्ट इन कंपोजिट स्टेट। तो कंपोजिट स्टेट में प्रोटॉन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका प्रोटॉन तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो गया। ठीक है, पाई मिजोन किसके बने होते हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क के। ये हमारे पास क्वार्क और एंटी क्वार्क के बनते हैं। ठीक है, जो मिजोन्स होते हैं। केओन्स भी ऐसे ही बनते हैं, केओन्स भी हमारे पास क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलके बनते हैं। ठीक है, तो बचा कौन यहाँ पे, म्यून। म्यून हमारे पास क्या है, एक लेप्टोन है। म्यून इज अ लेप्टोन। लेप्टोन हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, लेप्टोन। लेप्टोन इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल। आपके पास यहाँ पे वन डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन है। क्या है पोटेंशियल यहाँ पे, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी एक्स टू द पावर 4। ये पोटेंशियल आपको गिवन है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, स्मॉल ऑसिलेशन की। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा वी डैश एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, माइनस ऑफ 2ax। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, प्लस ऑफ 4b एक्स टू द पावर 3। इसको हमने किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल। जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब ये क्या बना है यहाँ पे, ये 2ax इज इक्वल टू 4b एक्स क्यूब बन गया। ठीक है, इससे कैंसिल आउट तो कितना, स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट तो कितना बना, 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा अपने पास a/2b। और x निकालोगे यहाँ से, x कितना आ जाएगा, x आएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ a/2b। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया था इसको डबल डेरिवेटिव लेना हमने। डबल डेरिवेटिव लोगे कितना बनेगा, v डबल डैश x कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 2a प्लस 12b एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है उस x को हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 2a प्लस 12b एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a/2b। b से b कैंसिल आउट, 2 से ये हमारे पास कटा तो कितना है, 6। तो प्लस 6a माइनस 2a, तो कितना यहाँ पे बचा आपके पास 4a। तो अपने पास v डबल डैश एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 4a। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ये अपने पास बन गया। लास्ट में अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे, m, नीचे रहेगा मास। तो आपका डबल डेरिवेटिव क्या है, सोल्व करने के बाद 4a, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4a डिवाइड बाय m, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, a/m, और 2 आपके पास आ गए बाहर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर लास्ट देखो, डी ऑप्शन डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसका बनेगा आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोटॉन कैन नॉट डिके इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इन फ्री स्पेस। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटॉन को बोल रहे हैं ये कि इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में डिके हो रहा है। ठीक है, क्यों डिके नहीं होता, ये चीज बेसिकली यहाँ पूछी गई है। सबसे पहले चार्ज देखो,
चार्ज यहाँ पे कितना है +1 प्रोटॉन है, यहाँ पे चार्ज कितना -1, यहाँ पे +1, तो इनको कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे आपका चार्ज ही कंजर्व नहीं है। 1 से 0 जा रहे हैं तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे कंजर्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चार्ज कंजर्वेशन फेल हो गया यहाँ पे। अगर चार्ज कंजर्वेशन फेल है यहाँ पे तो आपका लीनियर मोमेंटम और एनर्जी भी कंजर्व नहीं होंगे, ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे और एनर्जी है वो भी कंजर्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा ए, ठीक है। वैसे भी इसमें थोड़ा ना गलत था क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत था क्वेश्चन एक्चुअल में। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आपके पास वो क्या स्टेट करती है, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन मूविंग एंड नॉन मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपके पास, डायरेक्ट बी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो ये आपके पास फर्स्ट गिवन है यहाँ पे 5 फंडामेंटल फोर्सेस आर लिंक्ड टू अनदर, ये अलग है, ये रिलेटिविटी में नहीं आता, ये अलग चीज है। हाई एनर्जी फिजिक्स का पार्ट है, इसमें हम बहुत सारी चीजें अलग अलग जो अपने पास फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनको लिंक करते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास लास्ट में गट्स थ्योरी भी बनती है, ठीक है, वो अलग चीज है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें चेक करते हैं व्हेन अ मास सस्पेंडेड ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड द सिस्टम ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका किसका है, ये एसएचएम का है। तो एक रिजिड सपोर्ट बना देते हैं यहाँ से, एक यहाँ पे मास एम का बोब लटका हुआ ऐसे, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये है इसकी मीन पोजीशन, और दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बना देते हैं ऐसे, या तो सेंटर में रहेगा या फिर हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा। एक्सट्रीम को ई एक्सट्री लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है दो, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनकरेक्ट। एनर्जी के रेस्पेक्ट में कौन सी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन इनकरेक्ट है। अच्छा, एनर्जी हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो आपके पास रहेगी पोटेंशियल एनर्जी या फिर आगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आपके पास जो ये एंड पॉइंट है, जो ये एंड पॉइंट है, इन केस पे हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है उनके ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम। और जो बीच में मिडिल पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और यहाँ पे भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट है ऐसे, देखो जो आपका बीच में ये वाला पार्ट है इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, इस वाले पार्ट पे v भी मैक्सिमम होगा, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है इस पे v मिनिमम होगा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ऐसे अपने इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी का कर्व बनाए तो कुछ कर्व भी ऐसे बनता है इसका, ठीक है। एक तो हमारे पास कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से, एक बनेगा कर्व हमारे पास ऐसे। अब इसमें हमें पहचानना है इसमें से कर्व नंबर 1 कौन सा है, कर्व नंबर 2 कौन सा है। ये 1 है, ये 2 है। जो 2 है हमारे पास किसके लिए हो सकता है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आपके पास 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मीन पोजीशन पे 0 है, तो जो कर्व नंबर 2 है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये हमारे पास किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन के ऊपर, ठीक है। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर, मोशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कर्व है। अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्प्रिंग इज फुल्ली कंप्रेस्ड और फुल्ली एक्सटेंडेड, ठीक है। या तो फुल्ली मतलब एक तरह से ये आपके पास क्या आना चाहिए था, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, मैक्सिमम आनी चाहिए थी। अगर वो कंप्रेस्ड है, फुल्ली कंप्रेस्ड है, फिर फुल्ली एक्सटेंडेड है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू नहीं होती, पोटेंशियल कैसी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए था, मिनिमम आया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया आपका। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन अगर चेक भी करोगे तो सारे ऑप्शन आपके पास करेक्ट ही हैं। द काइनेटिक एनर्जी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने आपको बताया जो सेंटर पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम इज कांस्टेंट। जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमारे पास हर एक एक्सटेंट पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हमारे पास ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। द पोटेंशियल एनर्जी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द मास इज एट रेस्ट।
अगर मास रेस्ट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास सारा कुछ हो गया कंप्लीट इसके बारे में, तो उसका ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement concerning the acceleration of an object moving with simple harmonic motion is correct। सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लिया। अब एसएचएम में जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है ये किस तरह से निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर वाई। वाई भी यूज करते हैं कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए, कुछ एक्स यूज करते हैं, मैं यहाँ पे एक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एक्सेलरेशन। अब ऑप्शन चेक करते हैं, इट इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो कांस्टेंट तो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गया। इट इज एट अ मैक्सिमम व्हेन, इट इज एट अ मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। अगर सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, फिर से वही रिजिड सपोर्ट ऐसे बनाते हैं, ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस है। जब यहां से पास कर रहा होगा तो इसमें आपके पास बोला जा रहा है कि आपके पास मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से जब आपके पास एक्सेलरेशन आप देखोगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से, तो आपके पास एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आया, सेकंड नहीं आया, सेकंड भी नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, जो आपका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ये, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों जीरो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, इट इज जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। हाँ जी, ये बात ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से मतलब इससे पास करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका जीरो रहेगा। क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हाफ वेव रेक्टिफायर द पीक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 20√2 वोल्ट। आपके पास यहाँ पे एक तरह से पीक वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, पीक वैल्यू आपको गिवन है 20, लिख देते हैं इसको, पीक वोल्टेज कितनी गिवन है आपको, 20√2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे, इफ नो फिल्टर सर्किट इज यूज्ड द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी। मैक्सिमम डीसी वोल्टेज आपसे पूछिए, तो वीडीसी पूछिए आपसे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वीडीसी इज इक्वल टू हमारे पास जो पीक वोल्टेज है वीपी डिवाइड बाय पाई। ठीक है, अब पीक वोल्टेज कितनी गिवन है आपको, 20√2 डिवाइड बाय पाई वोल्ट। इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, तो 20√2 डिवाइडेड बाय, ये आएगा अपने पास 3.14, और √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट जब सोल्व करोगे आप, यहाँ से कट करोगे तो ये 6 के अराउंड, 6 इंटू √2, तो ये अराउंड 9 बनेगा आपका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आपका 9 बनेगा। देखो वैसे भी आपके ऑप्शन देखो, अगर आप इसको 3 से भी कट कर रहे हो, 3 से कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 कट करोगे तो 6 के अराउंड आएगा। ठीक है, थोड़ा डेसिमल में पॉइंट आएगा, पर आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो, 6 के अराउंड है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 1.4 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड ये 9 के आसपास ही बनेगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है आपका 9 के अराउंड वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा इसका, 9 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास नहीं होता तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में गैप बहुत है। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई 6 से भी कर रहे हो √2 को, तो आपके पास ये आंसर नहीं आ सकता, ना 20 आएगा, ना 28 आएगा, ना 14 आएगा। ठीक है, तो सबसे क्लोज कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, 9। नेक्स्ट करते हैं, द डिवाइस दैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कौन शो करती है, कौन सी डिवाइस शो करती है, ये होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टनल डायोड। जो टनल डायोड होती है हमारे पास, ये शो करती है नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, टनल डायोड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द डिफ्यूजन बैरियर इन अ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। अच्छा, दो चीज होती है, एक होती है बैंड गैप, एक होता है आपके पास डिफ्यूजन बैरियर। ठीक है, दोनों चीज डिफरेंट है। अब मैं दोनों की वैल्यूज आपको बताता हूं। सबसे पहले डिफ्यूजन बैरियर बताता हूं आपको। अगर डिफ्यूजन बैरियर की बात की जाए, सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास आता है ये 0.7।
ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके पास जर्मेनियम के लिए होता है ये होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये तो था डिफ्यूजन बैरियर। अगर बैंड गैप की बात की जाए, बैंड गैप भी याद होने चाहिए, बैंड गैप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। कंफ्यूजन मत कर लेना अपने माइंड में कि ये दोनों चीज हमारे पास सेम है, ये डिफरेंट होती हैं। बैंड गैप में सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर हम देखें, जर्मेनियम के लिए हमारे पास कितना होता है, ये 0.7 होता है, और सिलिकॉन के लिए हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अलग आंसर बनेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन इज यूनिटी फॉर आ। इनमें से वोल्टेज गेन किसके लिए यूनिटी होता है, ठीक है, तो ये होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, और ये अराउंड 0.99 होता है, ये अराउंड 0.99 होता है, ठीक है एक्चुअल में, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेते हैं। तो ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का अपना वोल्टेज गेन कितना होता है, 1 के अराउंड। ठीक है, तो ये 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, थोड़ा डेटा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन आपके पास इस तरह के ही आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ अ जंक्शन फील्ड, एक तरह से जो JFET होता है, इसमें आपको पूछा गया है कि आपके पास क्या है सॉरी, जो JFET है इसमें हमारे पास पूछा गया है कि ऑपरेशन क्या है, इसका क्या ऑपरेशन रहता है। एक तरह ये चीज आपने याद रखनी है कि ये यूनिपोलर होता है, पहली चीज। सेकंड बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि हमारे पास किसको बताता है, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एक तरह से ऑपरेट करता है, इसका ऑपरेशन यही है, अ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट करते हैं, अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड। अगर आपने ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट किया है तो उसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की बातें पूछी गई यहाँ पे। अगर कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर में हमारे पास, कॉमन एमिटर में हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों क्या रहती हैं, एक तरह से मॉडरेट, इनपुट भी मॉडरेट रहती है और आउटपुट भी आपके पास यहाँ पे मॉडरेट रहती है। ठीक है, तो कॉमन एमिटर की बात है यहाँ पे। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, रेजिस्टेंस के बारे में था ये, तो मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है इसका, इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट वोल्टेज वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर में बी शोन बाय द प्लॉट्स ऑफ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में, प्लॉट्स के बारे में पूछा गया है कि हमारे पास प्लॉटिंग किसके बीच में हो सकती है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास कौन सा है, ये कॉमन बेस है। ठीक है, तो कॉमन बेस में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपके पास आउटपुट पे जो करंट आता है वो IC आता है, आउटपुट पे जो करंट आएगा वो हमेशा IC आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक तरह से आउटपुट करंट है। अब ऑप्शन नंबर आप देखो तो इसमें हमारे पास IE आ रहा है, तो ये हमारे पास कट गया यहाँ से, ये नहीं आएगा। IB आ रहा है तो ये भी गया। ठीक है, तो या तो B आएगा आपके पास या फिर आपके पास D आएगा, इन दो ऑप्शन में से हमारे पास आ सकता है आंसर। ठीक है, दूसरी चीज हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो आपके पास ये IB नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन बेस में आपके पास IB नहीं आता है। ठीक है, तो ये IB नहीं आएगा, तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, VCB वर्सेस IC फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IE। ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें IBF के पास नहीं रहेगा कांस्टेंट वैल्यू में। नेक्स्ट करते हैं, द एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके पास ट्रांजिस्टर के आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, द एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। जो आपके पास ये सिंबल बनाऊंगा मैं, ये ठीक है, ये हमारे पास कौन सा जंक्शन हो गया स्टार्टिंग में, वेट, अगर ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एमीटर है। ठीक है, इस तरह से रीजन है। ये कौन सा आपके पास ट्रांजिस्टर मान लेते हैं, ये NPN है, मान लेते हैं कि ये NPN है, NPN। तो इसमें ये पूछा गया आपके पास जो एरो हेड है, ये वाला, ये एरो हेड, ये वाला, ये क्या चीज शो करता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ना, द एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में होता है ये, एक्चुअल में ये होल की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो होल्स होते हैं
उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो होल्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, होल फ्लो व्हेन द एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर एमिटर जंक्शन ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो ये होल्स की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होल फ्लो व्हेन द एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसमें डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है बेसिकली, इसमें आपको ये चीज देखनी है। जो आपका एरो हेड है क्या बताता है, होल्स के डायरेक्शन को, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एमिटर के। नेक्स्ट करते हैं, the common emitter current gain beta is related to the common base current alpha by the following relation। इसमें आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन नहीं बताना है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर जो डायरेक्ट है ये हमारे पास बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बट एक बार मैं रिलेशन में आपको बताता हूँ, 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। और अल्फा की फॉर्म में निकालना तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जब पूरा आप कंप्लीट सोल्व करते हैं उसको, तो कंप्लीट सोल्व करने पे आएगा हमारे पास सॉरी, ये बनेगा आपके पास 1 बीटा ओवर 1 बाय बीटा, ठीक है। इसको पूरा चेंज करके आपने सोल्व करना है, तो चेंज करके सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा ये, बीटा डिवाइड बाय 1 बाय बीटा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए था, ये आएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर ये हमारे पास ऑप्शन होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, ये भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आ सकता था, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अल्फा की फॉर्म में निकालना था ना, ये गलत कर दिया रुको, ये भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, वेट वेट वेट। एक्चुअल में हमारे पास ये नहीं होता, ये होता है हमारे पास 1 बाय अल्फा माइनस माइनस वन इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, ठीक है। ये चीज होती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, अगर हमारे पास यहाँ पे आपने एलसीएम ऐसे लिया तो अगर हमारे पास ये फॉर्म है, अब इसको रिवर्स कर दो, बीटा कितना किसके इक्वल आएगा, बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इसमें सी नहीं बनेगा, ठीक है। सी गलत है, सी नहीं बनेगा, इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये करेक्ट फॉर्म है, या फिर हमारे पास दूसरी करेक्ट फॉर्म कौन सी है, या तो ये करेक्ट है या फिर दूसरी करेक्ट फॉर्म में हमारे पास ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज था कि हमारे पास अगर ये वाली फॉर्म होती तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपने याद रखनी है, ठीक है, अगर बीटा और अल्फा के बीच में आप रिलेशन देख रहे हो। नेक्स्ट करते हैं, सम पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टेट्स हैविंग एनर्जी डिफरेंस ई। दो स्टेट है जिनका एनर्जी डिफरेंस कितना गिवन है हमें, ई का, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, केटी के इक्वल, केबीटी के इक्वल। द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द हायर स्टेट विल बी, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आपने बताना हायर स्टेट में कितना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इनका रिलेशन देखते हैं, एन आई डिवाइड बाई जी आई, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप N1 N2 ऐसे ले सकते हो, या फिर G1 G2 ले सकते हो, ठीक है। दो स्टेट की बात है तो 1 डिवाइड बाय ई टू द पावर ई एफ माइनस ई आई, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे रिलेशन। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, अच्छा इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, एनर्जी डिफरेंस हमारे पास, अच्छा एक चीज और भी रह गई यहाँ पे, एक चीज और भी रहती है, ये डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, केबीटी, ये भी रहता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, देखो एनर्जी डिफरेंस कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ई एफ माइनस ई आई हमें गिवन है, और ये फर्दर किसके इक्वल है, के टी के इक्वल। के टी और केबीटी सेम ही बात है, जो के टी और केबीटी होते हैं सेम ही होते हैं। 1 डिवाइड बाय ई टू द पावर केबीटी डिवाइड बाय केबीटी, तो इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास क्या बना, 1 डिवाइड बाय ई टू द पावर 1। इसको ऊपर लेके लिखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ई टू द पावर -1। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ई टू द पावर -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 2897 केल्विन इन इज माइक्रोमीटर, ठीक है। आपके पास वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको सिर्फ टेम्परेचर निकालना है। सबसे पहले रिलेशन देखो, रिलेशन होता है लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिलेशन देखें तो लैम्डा हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये रिलेशन बन गया। हमें निकालना कि यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है T2, तो T2 हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, T2 अपॉन
सॉरी T2 उधर ले आते हैं, ये कितना बनेगा T1 इंटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, माइक्रोमीटर। तो लैम्डा 1 हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं इधर, लैम्डा 1 हमारे पास गिवन है 10⁻⁻6 मीटर, और लैम्डा 2 आपके पास कितना गिवन है आपको, लैम्डा 2 हमें गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये लैम्डा 2 की वैल्यू गिवन है हमें। टेम्परेचर कितना गिवन है, जो T1 टेम्परेचर आपके पास है ये गिवन है हमें 2897 केल्विन। ठीक है, केल्विन में है, ठीक है, केल्विन में आपने यूज करना है इसको, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है आपने। तो टेम्परेचर कितना है 2897, इंटू में लैम्डा 1 कितना है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 5000 इंटू 10 आपके पास -10। ठीक है, इसमें से 3 पावर आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁻7 बन जाएगा, 3 की जगह 4 ले जाओ, ये 2897 बन गया डिवाइड में 0.5, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 10⁻⁻6, और ऊपर भी 10⁻⁻6 है, तो एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल बस आपने ये सोल्व करना है। तो ये हमारे पास 2897 इन 2 में आपके पास ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, 0.5 को लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका डबल करना है आपने 2897 का। 2897 का डबल कितना आएगा 5794, तो उसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 0.5 को अगर सोल्व करोगे यहाँ से तो 0.5 किसको लिख सकते हो 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, एक स्टेप कर देता हूँ, या फिर अगर कंफ्यूजन है तो कर देते हैं एक स्टेप को। यहाँ पे रहेगा 2897 डिवाइड में क्या रहेगा 1/2, 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो डबल हो जाएगा 5794। ठीक है, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल डेल्टा टाउ इन फेज स्पेस। फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इस गिवन बाय। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है ऑप्शन नंबर ए आता है, पर मैं आपको पार्ट्स में बताता हूँ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, 3 तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए, 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास आते हैं मोमेंटम के, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इनके लिए अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो सिंपली हमारे पास वॉल्यूम कितनी आएगी v, और इनके लिए अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो इनके लिए वॉल्यूम आती है 4π² dp। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम रहेगी इसके लिए, अच्छा सॉरी 4πp² आएगा, 4πp² dp। जैसे अगर हम यहाँ पे स्फीयर बनाते हैं ना ऐसे, ये अगर हम इसको यहाँ पे p ले रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम p ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा p+dp हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये 4πp² dp आता है, और इनटू में आपके पास v है, तो आपके पास सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4πp² dp इंटू में v। तो ये हमारे पास क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट है आपका। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, the distribution of identical and distinguishable particles over the various energy state for the most probable configuration in is given by। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आपके पास इस टाइप की फॉर्म का आना चाहिए आंसर ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये है Ni इज इक्वल्स टू Gi डिवाइड में क्या हमारे पास e⁻⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन i। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला। तो ये किस केस के लिए होता है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए होता है बेसिकली, ये होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, क्योंकि पार्टिकल आपको कौन से है आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक लगेगी आपके पास। तो उसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस और भी है, देखो अगर इसके साथ ना यहाँ पे साथ में या तो माइनस हो या फिर आपके पास प्लस हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर चेंज होता है। अगर माइनस प्लस का हमारे पास चेंज है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास चेंज होता है। अगर प्लस है साथ में, इस फैक्टर के साथ अगर बीच में साथ में +1 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है फर्मी डिराक, ये एफडी बन जाती है। और अगर हम यहाँ पे माइनस हो तो उसके लिए क्या बनती है, ये हमारे पास ये बनती है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन भी आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे +-1 होते हैं, +1 के लिए एफडी और -1 के लिए बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टीफन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, ये है E =
सिग्मा टी टू द पावर 4। तो ये डायरेक्ट ही रिलेशन होता है, ठीक है, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।